हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको तृतीय वर्ष कला के प्रश्न पत्र पश्चिमी संसार के टॉपिक अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आगे बतलाऊंगी। हम हमारे विगत वीडियोज़ में अमेरिका में इंग्लैंड के द्वारा स्थापित 13 उपनिवेशों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके पश्चात मैंने आपको क्रांति के कारण जैसे अभिव्यक्ति तथा सिद्धांतों का संघर्ष, अमेरिकनों में आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा की उभरती हुई भावनाएं क्रांति के लिए उत्तरदायी थी, रूढ़िवादी अंग्रेजी समाज तथा उदारवादी अमेरिकी समाज में टकराव भी क्रांति के लिए उत्तरदायी था। दोषपूर्ण अंग्रेजी प्रशासन, नीतियाँ, शासन व्यवस्था और अंग्रेज़ों की निरंकुशता भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम करने के प्रति उत्तरदायी थी। इंग्लैंड की वाणिज्यवादी नीति का विरोध किया गया, नौ संचालन कानून पारित किए गए, व्यापारिक अधिनियम, औद्योगिक अधिनियम इत्यादि का उपनिवेशों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, क्योंकि ये इंग्लैंड के हितों को साधने के लिए अमेरिका में अमेरिकी उपनिवेशों के लिए पारित किए गए थे। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में व्यापारिक अधिनियमों का पालन कराने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने कठोर कदम उठाए थे। इंग्लैंड की पार्लियामेंट के उपनिवेशों पर अधिकारों के बारे में भी काफ़ी मतभेद था। इसके पश्चात मैंने सुरक्षा के लिए किए गए व्यय के भार में भी मतभेद था। दार्शनिक विवेचना का भी अमेरिका के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसने क्रांति को करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। बौद्धिक चेतना का विकास हुआ और कुछ उस समय ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अवश्यंभावी हो गया। जैसे सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव पड़ा था, पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तस्कर व्यापार को रोकने का प्रयास किया गया, फ्रांस द्वारा प्रोत्साहन दिया गया और फ्रांस के भय से अब अमेरिकी उपनिवेश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे। अब वो अपना पूरा ध्यान सप्तवर्षीय युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करने में लगा सकते थे। आज हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट जॉर्ज तृतीय की स्वेच्छाचारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज तृतीय के स्वेच्छाचारी कार्यों ने अमेरिका की समस्या को और भी गंभीर बना दिया था। 1760 में इंग्लैंड का राजा बनने के बाद उसने अपने अधिकारों और शक्ति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न किया। इंग्लैंड की लोकसभा में उसने अपने व्यक्तिगत समर्थकों की संख्या बढ़ाई तथा व्हिग दल की शक्ति को कम कर दिया। 1770 तक उसने स्वयं को पूर्ण दृढ़ता के साथ स्थापित कर लिया। अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उसकी सलाह पर कार्य करने लगे। उसके समय में कार्यरत प्रधानमंत्रियों ने इंग्लैंड द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर कर लगाने के अधिकार के समर्थन में कुछ नए कर भी लगाए। इससे दोनों पक्षों में काफ़ी तनाव बढ़ गया। 1765 में स्टैम्प एक्ट के विरुद्ध हुए आंदोलन का उल्लेख हम कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित 9 उपनिवेशों के एक सम्मेलन, जिसे स्टैम्प एक्ट कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, उसमें ये दावा प्रस्तुत किया गया कि उनकी सहमति प्राप्त किए बिना उन पर कर नहीं लगाया जा सकता है। सम्राट के प्रति अपनी स्वामी भक्ति व्यक्त करते हुए इस अधिवेशन में कहा गया कि अंग्रेज सरकार के अंतर्गत उन्हें समस्त जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं। अमेरिका में विरोधी आंदोलन की प्रगति से इंग्लैंड के व्यापार पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विवश होकर इंग्लैंड की सरकार को स्टैम्प एक्ट को वापस लेना पड़ा, किंतु वह अपनी इस बात पर अड़ी रही कि उसे कर लगाने का पूरा पूरा अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम आपको बतलाएंगे और डिस्कस करेंगे वो है रॉकिंघम की घोषणा। 1765 में इंग्लैंड में ग्रीनविले सरकार के पतन के बाद रॉकिंघम वहाँ का प्रधानमंत्री बना। स्टैम्प एक्ट के प्रति बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए उसने इसे वापस ले लिया, परंतु उसने एक अधिनियम पारित किया और उसमें स्पष्ट रूप से ये घोषणा की गई कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिकन उपनिवेशों पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। 1766 के इस डिक्लेरेटरी अधिनियम या डिक्लेरेटरी एक्ट ने अमेरिका के असंतोष में वृद्धि कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है टाउनशेड की कर योजना। रॉकिंघम मंत्रिमंडल के शीघ्र पतन के बाद इंग्लैंड में विलियम पिट की सरकार बनी। इसमें टाउनशेड अर्थ मंत्री था। उसके समय में इंग्लैंड की संसद ने अपने देश में करों में कमी कर दी थी। इस घाटे की पूर्ति के लिए संसद का ध्यान अमेरिका की ओर गया। टाउनशेड के अनुसार अमेरिकनों ने आंतरिक करों का विरोध किया था, किंतु बाह्य कर उन्हें स्वीकार थे। अतः उसने व्यापार अधिनियमों के माध्यम से कर वसूलने का निश्चय किया। 1767 में चाय, शीशा, कागज, सिक्का, धातु तथा रंग पर सीमा शुल्क लगाया गया। इन वस्तुओं का अमेरिका आयात इंग्लैंड से करता था, क्योंकि इस समय तक अमेरिकनों में यह नारा बना था या ये नारा बना लिया था कि वे इंग्लैंड की संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त किए बिना कोई भी कर नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। पेनिसिल्वेनिया के जॉन डिकेंसन ने एक लेखमाला प्रकाशित की जिसका शीर्षक पेनिसिल्वेनिया के एक किसान के पत्र था। पेनिसिल्वेनिया के एक किसान के पत्र था। उसने इसमें इस बात पर विशेष जोर दिया कि टाउनशेड का यह कार्य इंग्लैंड की प्रथाओं और कानून के विपरीत है, अतः अमेरिकनों को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने व्यापार को नियमित करने के अधिकार को स्वीकार किया, परंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि हम इंग्लैंड पर उस सीमा तक ही निर्भर हैं जितना एक स्वतंत्र जन समूह दूसरे समूह पर निर्भर रहता है। टाउनशेड ने इंग्लैंड के कर लगाने के अधिकार के समर्थन में कुछ विधायक सभाओं को भंग कर दिया। 1767 में न्यूयॉर्क की विधायक सभा को क्वार्टरिंग अधिनियम का उल्लंघन करने पर भंग कर दिया गया। इसके बाद मैसाचुसेट्स की जनरल कोर्ट को संयुक्त विरोध पत्र निकालने के आरोप में भंग कर दिया गया। टाउनशेड के कार्यों से अमेरिका में विरोध की भावना और बढ़ गई। उपनिवेशों में ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया गया। अनेक बंदरगाहों पर अवैध व्यापार करने वालों की चुंगी अधिकारियों से रक्षा के लिए स्वयंसेवकों ने कार्य किया। कई स्थानों पर दंगे भड़क गए। नेक्स्ट है बोस्टन टी कांड या बोस्टन हत्याकांड। 1768 में बोस्टन में तस्कर व्यापार को रोकने के लिए 2 रेजिमेंट तैनात किए गए। स्वतंत्रता के पुत्रों या सन्स ऑफ लिबर्टी ने उन्हें छकाया। 5 मार्च 1770 को
भीड़ व सैनिकों में टकराव हो गया, जिसके फलस्वरूप 5 व्यक्ति मारे गए। इसमें संदेह नहीं कि सैनिकों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई थीं, परंतु अमेरिकियों ने इस घटना को बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दी, क्योंकि टाउनशेक द्वारा लगाया गया कर भी बहुत कम वसूल किया गया था तथा ब्रिटिश व्यापारी भयभीत हो गए थे। इसलिए नए प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने इसे रद्द कर दिया, परंतु चाय पर 3 पैसे प्रति पाउंड चुंगी संसद की सर्वोच्चता के संकेत के रूप में लगी रही। अब तत्कालीन कारण क्या था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के होने का? तो तत्कालीन कारण था लॉर्ड नॉर्थ की नीति और उसके समय में पारित दमनकारी कानून। टाउनशेक द्वारा लगाए गए करों को हटाए जाने से अमेरिका के निवासियों में मतभेद हो गए। अशांति, दंगों तथा बहिष्कार के विरुद्ध धनी वर्ग था, क्योंकि इनसे उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। साधारण स्तर के लोग शांतिपूर्ण ढंग से खेतों या दुकानों में काम करना चाहते थे, किंतु देशभक्तों तथा स्वतंत्रता प्रेमियों का अल्प वर्ग अपने राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध कदम उठाने को तत्पर था। उनका कहना था कि जब तक चाय पर कर रहेगा, इंग्लैंड की संसद का कर लगाने का अधिकार बना रहेगा तथा भविष्य में इस अधिकार का वह व्यापक प्रयोग कर सकती है। सैमुअल एडम्स ने, जो अंग्रेजों के अधिकारों का विरोधी था, 1772 में पत्र व्यवहार समिति कमिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस की स्थापना की। इस समिति का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों के अधिकारों को सुरक्षित रखना था। वह उपनिवेशों की जनता को आंदोलन के लिए तैयार करना चाहता था। उसने 40 अंग्रेज विरोधी लेख छापे। अपने प्रभावशाली लेखों व आंदोलन से जनता की रोष की अग्नि को तब तक दहकाता रहा जब तक अंग्रेज सरकार की भारी भूलों ने उसे प्रज्वलित नहीं कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बोस्टन टी पार्टी की घटना। बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है अमेरिका के इतिहास में। 1773 तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी तथा वह घाटा उठा रही थी। भारत और इंग्लैंड में कंपनी के गोदाम चाय से भरे हुए थे और अमेरिका, जो चाय का सबसे बड़ा आयातक था, चाय को मंगा नहीं रहा था। यदि कुछ मात्रा में चाय वहाँ पहुँचती तो वह तस्करी के माध्यम से पहुँचती थी, जिससे इंग्लैंड को आमदनी नहीं होती थी। इससे पहले चाय भारत से इंग्लैंड जाती थी, जहाँ उस पर चुंगी लगाई जाती थी और फिर अमेरिका भेजी जाती थी, जहाँ उस पर साधारण चुंगी लगती थी। लंबा रास्ता तय करने के कारण चाय की कीमत बढ़ जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने तथा चाय की तस्करी को रोकने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे चाय अमेरिका ले जाने की अनुमति दे दी। इस निश्चय के अनुसार कंपनी और अंग्रेज सरकार को तो लाभ होता तथा अमेरिकनों को चाय सस्ती दरों पर मिलती, किंतु इससे अमेरिकन व्यापारियों और तस्करों को हानि पहुंचती। अतः अनेक व्यापार स्वतंत्रता पुत्रों की संस्था के सदस्य बन गए। अनेक व्यापारी स्वतंत्रता पुत्रों की संस्था के सदस्य बन गए। उनका कहना था कि चाय के माध्यम से इंग्लैंड बाहरी कर लगाने के अपने अधिकार को बनाए रखना चाहता है और इसलिए उसका विरोध करना आवश्यक है। उन्होंने भारत से आने वाली चाय पर
चुंगी का भुगतान करने के लिए व्यापारियों को रोका। कुछ जहाज तो चाय को खाली किए बिना ही लौट गए। फिलाडेल्फिया तथा न्यूयॉर्क से उन जहाज़ों को लौटा दिया गया जो चाय लाए थे। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन में विरोध का स्वर कुछ उग्र हो गया था। 16 दिसंबर 1773 की रात को उसके नेतृत्व में करीब 50 व्यक्तियों ने रेड इंडियंस का भेष धारण कर जहाज में चढ़कर चाय की 345 पेटियां समुद्र में फेंक दी। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। अमेरिका की अधिकांश जनता ने सैमुअल एडम्स और उसके साथियों की सराहना की। थैंक यू।